पीटीआई आ गई है, होना आराम है। इस तरह तो नहीं कहूँगा सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। प्रोग्राम है यू आस्क्ड फॉर इट और हर फ्राइडे को विलिंग वेज से हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेके आते हैं। मैं शुरका का तारुफ़ कराता चलूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विलिंग वेज डॉक्टर सदाकत अली। सो वेलकम टू द शो। और हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और नाम जो है एकदम पता नहीं क्या वजह हुई है, ज़करिया साहब और डॉक्टर साहब अपना नाम डॉक्टर सादी। ये देखिए सर, ये सर एकदम जो है कुछ ऐसा हो गया। और मिस शुमाइला बतूल और साथ में जो है नदीम नूर साहब, ये हमारे जी। सर पता है ये जो एकदम जब खुशी मिलती है या तो भाई खुशी मिली आपको? सर मैं वो एक अर्ज़ करने लगा, जब एकदम की खुशी मिलती है या खुदा न खास्ता सदमा मिलता है, दोनों ही सूरतों में इंसान जो है उसकी जो याददाश्त है वो कई दफ़ा मुतासिर हो जाती है। कमज़ोर लोगों की, सबकी नहीं। मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ है, तो मैं नाम जो अपनों के नाम भूल गया। सर बहुत ही गैर मुतवक्के या तवक्को के मुताबिक अब वल्लाह आलम जो रिज़ल्ट्स आए हैं, और मैं ये डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ सर कि हम अमूमी तौर पे तो एडिक्शन साइकेट्री का काम करते हैं, हम जो है ज़हनी सतह पे जो है बहाली का काम करते हैं, मगर ये भी सर कहीं ना कहीं कौम की सोच, उसकी नुमाइंदगी, धड़े बटे हुए सोच के भी धड़े बटे होते हैं कई दफ़ा। और ये जो रिज़ल्ट सर आया 25 को, क्योंकि पिछला प्रोग्राम जब हमने किया था पिछले फ्राइडे को, तो हमने ये कहा था कि जब हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे तो नए पाकिस्तान में करेंगे। तो पाकिस्तान तो बज़ाते ख़ुद तो माशाल्लाह वैसे ही है जैसा पहले था, मगर एक फ़र्क ज़रूर आया है कि इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आ गए और कुछ लोगों के ख़याल के मुताबिक आए हैं, कुछ लोगों के अंदेशों के मुताबिक आए हैं। पोजीशन ये वफाक में भी है और केपीके के रिज़ल्ट सर उनको भी डिस्कस कीजिएगा कि वो बैन ही, बल्कि पिछली दफ़ा से क्लीन स्वीप हो गई। सिंध में तकरीबन मिलती जुलती सूरत हाल है, पीपीपी ही थी पहले भी ऊपर, अब भी ऊपर है। बलूचिस्तान में भी पीटीआई थोड़ी आगे आई है और पंजाब में सर नेक टू नेक विच इज़ अ बिग मार्क, पहले ऐसा नहीं था। और वफाक की पोजीशन आपके सामने है। तो ये कौम की जो सेंटिमेंट्स हैं, ये जो कौम की सोच है सर, आई वुड लाइक कि आप ज़रा इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जितने भी तज्ज़िये होते हैं जो हम क़ब्ल अज़ वक्त करते हैं या बाद अज़ वक्त करते हैं, ये लॉजिक की बुनियाद पर होते हैं, लेकिन जितने भी हमारे एक्शंस होते हैं वो जज्बात की बुनियाद। दैट्स राइट। ठीक, तो हम जब तज्ज़िये कर रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं कि देखें फ़लाँ जगह डेवलपमेंट नहीं हुई, वहाँ वो लोग हार जाएंगे, फ़लाँ जगह डेवलपमेंट हुई है तो वो लोग जीत जाएंगे, तो लॉजिक बनती है जी। लेकिन आप नतीजा जब देखते हैं तो आपको पता चलता है कि लोग लॉजिक पर नहीं चलते, लोग जज्बात पर चलते हैं। लोग अपने जज्बात के तहत फ़ैसले करते हैं और फिर उनको जस्टिफाई करते हैं लॉजिक से। मिसाल के तौर पर आप अपने घर से गाड़ी ख़रीदने निकले हैं और आपकी जेब में पैसे कम हैं, लेकिन अब आप महंगी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, तो लॉजिक तो ये कहती है कि जितने पैसे जेब में है आप वैसी गाड़ी खरीदें। लेकिन बाज़ार में जो गाड़ी आपको पसंद आ जाती है, जो महंगी वाली है, तो फिर आप उसे ख़रीदने का फ़ैसला करते हैं बैंक से उधार लेके, और आप उसके लिए फिर लॉजिक्स करते हैं कि चलो कौन सी हम रोज़ रोज़ गाड़ी ख़रीदते हैं, अच्छी गाड़ी ख़रीदेंगे तो लोग इम्प्रेस होंगे, आगे बच्चों के रिश्ते भी करने हैं, घर के बाहर गाड़ी तो कम से कम ढंग की खड़ी होनी चाहिए। तो जब भी इंसान फ़ैसले करता है वो आखिरकार जज्बाती फ़ैसले होते हैं, उनका लॉजिक से, दलील से, इन चीज़ों से, मंतक से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन जब हम एक कोई फ़ैसला कर लेते हैं तो फिर हम लॉजिक्स घड़ने में भी बड़े कामयाब हैं, हम जवाज़ बताने में भी बहुत कामयाब है, तो फिर हम कोई ना कोई जवाज़ बताते हैं। सो इस चीज़ को मैं यूँ देखूँगा कि अगर आप देखें तो सभी लोग कहते थे कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया,
नहीं किया, और पिछली दफ़ा की निस्बत उनको कम कामयाबी मिलेगी। लेकिन आप देख लीजिए कि उनको भी कामयाबी कोई 50% ज़्यादा मिल गई सर। वो जितना कि शायद उन्होंने खुद भी नहीं एस्टिमेट किया होगा या दावा भी नहीं किया होगा। हैदराबाद और कराची में सर MQM का वोट टूटा है। हाँ, अच्छा, अब खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो ठीक है, वहाँ उन्होंने कोई काम वाम नहीं किया था। और जो एक सर इस पे लोगों की राय मुख्तलिफ। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उन्होंने सब्जेक्टिव काम किए। उन्होंने कहा कि जी पुलिस का अखलाक बेहतर कर दिया है, 1 ठीक। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि जी 300 डैम बना दिए, 2 उन्होंने कहा जी 1 बिलियन ट्रीज लगा दिए। 3 अच्छा, लोगों ने कहा चले तलाश करते हैं कि वो कहाँ हैं, क्योंकि जब भी कोई कारकर्दगी को देखा नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता, तो हमारी ज़ुबान में ऐसी कारकर्दगी से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। दुनिया में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे वाइटल स्मार्ट्स कहते हैं। वो कहते हैं कि जिन नताइज को एविडेंस के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, अगर कोई वो नताइज हमें देगा तो हमारा ऐसे नताइज से कुछ लेना देना नहीं। और एक मंसूबा जो उन्होंने शुरू किया था, वो मंसूबा बहुत इब्तदाई सतह पे ही बहुत मुतज़लज़ल हो गया और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये तो दलील की बात है, ये तो मंतक की बात है। लेकिन आप देख लीजिए कि उनको वहाँ से दुगने वोट मिल गए और उन्होंने सबको वाइप आउट कर दिया। इधर जो मुस्लिम लीग नून है, उनको बड़ा मान था कि उन्होंने बड़ा काम किया है, चप्पे चप्पे पे उनका काम नज़र भी आता है, ऑन ग्राउंड नज़र आता है। लेकिन उनको पहले की निस्बत आधे वोट मिल गए, उनकी आधी सीटें हो गई। और लेकिन अगर आप इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन के दिन पे कोई धांधली हुई है या इलेक्शन के बाद कोई धांधली हुई है, तो मैं इन बातों का बिल्कुल कायल नहीं हूँ। जब आप किसी इंतज़ामिया पे भरोसा करके मैच खेलते हैं, तो अगर नतीजा आपके हक़ में नहीं आता और आप कहते हैं धांधली हुई है, तो ये गलत है। ये कल को PTI भी गुजरे हुए कल में ये बातें करती थी तो हम कहते हैं गलत करते थे। जमहूरियत अगर ठीक नहीं चल रही तो उसका जवाब और जमहूरियत है, अगर फिर भी उसमें कोई नक्स निकलता है तो उसका जवाब मज़ीद जमहूरियत है। सो जब जमहूरियत को आप पटरी पे चढ़ाए रखते हैं तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। ये धांधली का खेल अगर फिर शुरू हो गया तो इसका मतलब है कि फिर अपना दुम बचाने के लिए हुकूमत कोशिश करती रहेगी और काम नहीं होगा। तो होना ये चाहिए कि धांधली वगैरह की बात अगर है तो वो जाके तो वो अदालतों में देखें, वो इलेक्शन कमीशन के साथ देखें, लेकिन सड़कों को ब्लॉक ना करें, धरना न दें, और अगर कोई एहतजाज करना है तो कौमी असम्बली के फोरम पे करें और नई हुकूमत जो है उसको तस्लीम करें और एहतराम दें। क्योंकि जब कोई पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, पाकिस्तान की हुकूमत होती है, तो फिर वो किसी पार्टी की नहीं होती, वो पाकिस्तान की हुकूमत होती है और उनका एहतराम करना लाजिम है। जब कोई हमारा वज़ीर आज़म होता है, अगरचे वो किसी पार्टी का सरबराह भी होता है, लेकिन जब हमारा वज़ीर आज़म होता है तो हम फिर इज़्ज़त से उनका नाम लेते हैं और उनके वेल विशर बनते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई ज़ाती काम नहीं करना होता, हमारे मुल्क का काम करना होता है और हम उनके कामयाब होने की ही दुआ मांगते हैं और हम अपने दिल में ऐसा ही सोचते हैं कि उन्हें कामयाब होना चाहिए। ये बहुत गरज की बात होगी कि अगर हमारी मुखालिफ पार्टी बरसरे इक़्तिदार आ गई है तो हम उनके राह में रोड़े अटकाएँ या उनकी नाकामी के लिए दुआ करें। ऐसे सर PTI जो जब अपोजिशन में थी पिछली टर्म में 2013 ऑनवर्ड्स, तो काफ़ी रोड़े अटकाए, PMLN के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश की और धरने हुए और उसकी वजह से जो इम्पेटस था, जो एक रैला था जो नवाज़ शरीफ साहब चाहते थे कि लगे, वो हो नहीं सका। तो अब क्योंकि उन्होंने पत्थर फेंके थे तो हो सकता है कि ये जो है अपोजिशन ये भी फिर हुकूमत पे पत्थर फेंके, ये भी तो मुमकिन है। मुझे इस बात का इम्कान बहुत कम नज़र आता है कि मुस्लिम लीग नून सड़कों पे होगी। मुझे इस बात का इम्कान बहुत कम नज़र आता है। मुझे इस बात का इम्कान नज़र आता है कि कौमी असम्बली के अंदर वो अपना नुक्ता नज़र जोरदार तरीके से, ठीक तरीका है, वो फोरम भी ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो आपने एक बुनियादी सवाल किया था कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया वो वोटों में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो आप देख लीजिए आपके और मेरे और हम सब के घरों में भी ऐसे ही होता है कि जो बंदा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है घर के सर्वाइवल में और घर की बेहतरी लाने में,
और जो सब अहले खाना की खिदमत कर रहा होता है, अहले ख़ानदान की खिदमत कर रहा होता है, तो वो कितना नेक नाम होता है। कोई आप में से रोशनी डालना पसंद करेगा कि जो घर के 10 अफराद की कफालत कर रहा होता है, तो 10 अफराद उसकी कारकर्दगी के गुण गा रहे होते हैं या अपने अपने शिकवे बता रहे होते हैं? जब तक तो सर वो जिंदा होता है तब तक तो शिकवे होते हैं, जब वो फौत हो जाता है तो फिर कहते हैं अब्बा जी बड़े चंगे आते हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर सर ये घरानों में और ख़ानदानों में देखने का मौका मिलता है, और यहाँ तक कि कामयाबी की तरफ चलते हुए कुछ लोगों से भी हम कोई खुदा वास्ते का वैर जो है वो पाल लेते हैं। जैसे हमारे पास से कोई कीमती सी गाड़ी गुज़रती है या हम किसी शानदार से महलनुमा बंगलों के सामने से गुज़रते हैं, तो पहला ख़याल हम में से काफ़ी लोगों के जहन में आता है कि हो ना हो ये कोई गड़बड़ है। तो ये क्या मामला है? क्या हम बिलिटल्ड फील करते हैं? हमें क्या ऐसा इशू है कि जिन लोगों की घरों के सरबराहों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है घरों के चलाने में, ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह या सरबराहों की कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशंस के चलाने में, उन व्हाई सो मच एंगर इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट देम, सो मच हेट्रेड? देखिए, एक फ़िल्म देखी थी मैंने, काफ़ी अरसा गुजरा, बड़ी लाजवाब फिल्म थी। उसका नाम था सत्यमेव जयते, यानी सच की जीत। और उसमें विनोद खन्ना एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे थे, और पुलिस ऑफिसर का रोल वो कर रहे थे और दिखाया गया था कि वो उन्होंने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, लेकिन एक मौके पर उनसे कोई कोलैटरल डैमेज हो जाता है। अपनी फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान उनसे एक मौत वाक़या हो जाती है अनइंटेंशनली, और उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो उनके एक साथी अफसर जो बात कर रहे थे, वो मुझे आज तक भी याद है। वो जो इनके साथी अफसर कह रहे थे, कहते हम भी इनके साथ 25 साल से सर्विस कर रहे हैं, अगरचे हमने आज तक कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया, लेकिन हमसे हमारे हाथों से कोई मौत वाक़या भी नहीं हुई। तो जो काम करता है उससे कोताहियाँ भी होंगी, उससे ब्लंडर्स भी होंगे, उससे गलतियाँ भी होंगी। जो काम नहीं करता, जो तनकीद करता है, जैसे कई एंकर पर्सन आपको पता है कितना डांट डपट कर रहे होते हैं। मैं एक ऐसे एंकर पर्सन को जानता हूँ जो घर से कदम बाहर नहीं निकालता। उसने कसम खाई हुई है कि वो घर से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन घर बैठे बैठे टेलीविज़न चैनल्स पे वो हर एक को लताड़ रहे होते हैं। उनकी दाल गलती जो है घर में बैठ के। देखिए, जिनकी दाल गलती है, बड़ा कमाल गलती है, क्योंकि दाल गलना आसान नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हम सबको, इंसानों को ये सोचने की ज़रूरत होती है कि जब कोई मेहरबानी करता है तो उसका भी एहसास करना चाहिए, और जब कोई हमारे साथ वादा खिलाफ़ी करता है तो उसका भी एहसास करना चाहिए कि वो वादा खिलाफ़ी कर रहा है। लेकिन सर ये सारे जो पॉलिटिक्स है, ये सारा सिस्टम ही इमोशंस काफ़ी अटैच्ड होते हैं इससे। जहाँ पर भी आप ऐसी बातचीत देखेंगे, किसी को भी लॉजिकल बात बहुत कम सुनने को मिलती है। जैसे कि आजकल अगर आप किसी मुस्लिम लीग नून के बंदे को कहें कि धांधली नहीं हुई, तो वो आपको इस बात पे नाराज़ हो जाएगा। और अगर हम पूछें कि अच्छा आपके पास कोई धांधली का सबूत है, तो वो कहते हैं कि जी वो 4 घंटे रिज़ल्ट क्यों नहीं आए। तो वो बताते हैं कि वो एक सिस्टम जिस पे भरोसा किया गया था, वो सिस्टम बैठ गया था। तो ये एक बदइंतज़ामी ज़रूर है जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से सामने आई है, जिसकी तहकीकात हो सकती है। लेकिन ये जंपिंग टू द कंक्लूजन होगा कि इस दौरान कमरे बंद करके, कुंडियाँ लगा के कुछ किया गया था। मैं अमूमन ऐसी बातों में यकीन नहीं रखता, और मैं समझता हूँ कि शो गोज़ ऑन। आप किसी इलेक्शन को भी देख लें, पाकिस्तान में हर इलेक्शन के बारे में हारने वाले लोग हमेशा कहते हैं कि धांधली हुई है। तो कोई इसमें कोई नया ट्रेंड भी तो होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ मुस्लिम लीग नून से कि वो इस ट्रेंड को बदलेंगे और वो धांधली का शोर ज़्यादा नहीं करेंगे, और कोई एहतजाज है तो वो राइट फोरम पे करेंगे, जो कि असम्बली का फोरम हो सकता है या इलेक्शन कमीशन का फोरम हो सकता है। लेकिन ज़िंदगी जो चल रही है, जो रवां दवां है जैसे शहरों में, तो उसको रोकने की कोशिश ना करें, और धरना ना दें, और लॉकडाउन ना करें, और ये सब कुछ ना करें, और हुकूमत के काम में रुकावट मत डालें। तो यहाँ आप सवाल कर सकते हैं कि जी चूँकि इमरान खान ने ऐसा किया था, पीटीआई ने ऐसा किया था पिछले 5 साल, तो फिर ये क्यों ना करें? तो इसका मतलब है फ़र्क कोई ना हुआ, फिर सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हुए। तो मैं ऐसा उम्मीद नहीं करता।
मैं मुस्लिम लीग नून से ये तवक्को रखता हूँ कि वो बेहतर फ़ैसला करेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में वो ज़्यादा मैच्योर हैं। वो पिछले तकरीबन 37 साल से पॉलिटिक्स में हैं और काम करते करते इंसान को काम आ जाता है। अब जैसे देखिए 2013 में अगरचे कोई सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली थी पीटीआई को, और मियां नवाज शरीफ को ये मशवरा दिया गया था कि आप खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत बनाना चाहें तो कुछ पार्टियां तावन करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो नंबर के एतबार से आगे हैं, तो वहाँ हुकूमत बनाना उनका हक है। लेकिन आज जब यही वक्त आया कि पंजाब में नंबर मुस्लिम लीग के पास ज़्यादा है लेकिन हुकूमत पीटीआई बनाना चाहती है, और किसी ने ये बात याद दिलाई नईमुल हक साहब को जो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा वो 2013 था, ये 2018 है, बहुत वक्त गुजर चुका है, हम तो यहाँ हुकूमत बनाएंगे। मुझे इन बातों से एक स्पोर्ट्समैन याद आ गए जिनका हाथ बड़ा तंग था स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से, और वो बड़े तंग हुए इस वजह से, वरना वो वर्ल्ड क्लास एथलीट थे। उनका नाम था माइक टायसन। उनकी एक बहुत बड़ी खामी थी कि वो जब उनका ओपोनेंट गिरने लगता था ना, तो वो उसे मुक्के ज़रूर मारते थे, और मुक्के मैं प्लूरल कह रहा हूँ, सिंगल नहीं। इस वजह से जेल भी गए, लोगों के हाथों उन्हें मुख्तलिफ तनकीद का सामना भी करना पड़ा। उन्हें हॉल ऑफ फेमर बॉक्सिंग में नहीं समझा जाता। बॉक्सिंग में नाम मोहम्मद अली का ही है, जो गिरते हुए को फिर नहीं मज़ीद गिराने की कोशिश करते थे, और उनकी शख्सियत और उनका करिश्मा काफ़ी ज़्यादा था। तो ईंट का जवाब पत्थर से तो फिर लड़ाई चलती ही रहेगी, वो तो उसका तो कोई एंड नहीं है। मुनासिब तो यही है कि देर, और सर अगर दो लोगों के दरमियान तनाज़ा है तो ज़रूरी तो नहीं कि दूसरा ही छोड़ेगा तो बात ख़त्म होगी। कोई भी उस विशियस साइकिल में से ख़ुद को निकाल ले तो वो साइक्लिकल प्रोसेस खुद ब खुद दम तोड़ देगा। उन लोगों की तसल्ली और तशफ़ी के लिए कि जो ये समझते हैं कि जो अवामी राय होती है वो बहुत ज़्यादा मंतक के मुताबिक या दलील के मुताबिक होती है, तो दुनिया भर में ऐसा कहीं भी नहीं होता। अगर आप पिछले इलेक्शन जो अमेरिका के हुए थे तो आप देखिए कि उस पर कितना रद्द-ए-अमल शदीद आया, और अगरचे वो धांधली का मामला तो वहाँ किसी ने नहीं उठाया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को जो मुंतखब किया गया था उस बात को तस्लीम करने से एक इतनी बड़ी जमहूरियत है दुनिया की, उन्होंने भी इनकार कर दिया, और CNN जैसे टेलीविज़न चैनल ने भी उनकी मुखालफत की, और सबको इस बात का बड़ा रंज था और बहुत रद्द-ए-अमल दिया कि ये डोनाल्ड ट्रंप को क्यों मुंतखब किया है। दूसरी तरफ अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की विजडम को देखें तो उन्होंने 25 साल पहले अपनी एक किताब में लिख दिया था कि तकरीबन 25 साल बाद मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूंगा, और फिर 2006 में एक किताब उनकी आई थी वाई वी हैव टू बी रिच इन अमेरिका, उसमें उन्होंने लिखा कि जब मैं अमेरिका का सदर बनूंगा तो मैं ये करूंगा या मैं वो करूंगा। तो एक बंदा इतना जो फोरसी कर सकता है, तो उन्होंने भी किसी लॉजिक के तहत इलेक्शन नहीं जीता था, उन्होंने कोई जज्बात थे जो उभारे थे, कोई एक तबका उन्होंने चुन लिया था अमेरिका में कि ये एक तबका है जिसके जज्बात को उभारा जा सकता है, और उस तबके के जज्बात को उभारने के बाद लॉजिक जो है पसे पर्दा चली जाएगी, और वो तबका इतना बड़ा उन्होंने चुना था कि जिसके जज्बात को वो उभारें, तो वो उस तबके ने उनको कामयाबी दिलाई थी। उस तबके के जो ज़हन में ख़यालात थे कि दुनिया से लोग क्यों अमेरिका मुंह उठा के चले आते हैं, और अमेरिका जो है क्यों रुपया पैसा और ताकत ज़ाया करता है दुनिया भर में, अमेरिका अपनी ताकत और अपना रुपया पैसा अपने यहाँ इस्तेमाल कोई नहीं करता और दुनिया के दरवाजे क्यों नहीं बंद करता। तो ये एक बहुत बड़ा तबका था जो तासब रखता था, और उस तबके को मोटिवेट करके उन्होंने उनसे वोट लिए। अब अगर पाकिस्तान में देखें तो इमरान खान ने भी एक तबके को चुना कि जो करप्शन के ख़िलाफ़ ज़हन रखता है और करप्शन के ख़िलाफ़ रंज रखता है, वो नौजवान तबका है, ख़ुसूसन वो कुछ पढ़ा लिखा तबका भी है, और ये जो सारा तबका है जो चाहता है कि ओवरनाइट करप्शन ख़त्म हो जाए, ये इनकलाब या रेवोल्यूशन आ जाए कि हमारे मुल्क में उस तरह की ऑनेस्टी आ जाए जैसा कि न्यूजीलैंड में या जापान में या कनाडा में या यूके में पाई जाती है। और ये जो ख्वाब है
इस ख्वाब के ऊपर ताने बाने इक़्तिदार के बुने इमरान खान ने। हालांकि अमली तौर पर ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें से हम अपने मुल्क को लेके ऑनेस्टी की तरफ जा सकते हैं, लिहाजा लोगों को इससे फिर कोई गर्ज नहीं थी कि कोई सड़क बनती है कि नहीं बनती। लोगों ने कहा सड़कों से क्या होता है, लोगों ने कहा पुलों से क्या होता है, लोगों ने कहा कि बिजली की भी कोई ज़रूरत नहीं। टेररिज्म में फ़र्क आया तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जो एक बयानिया था करप्शन का बयानिया, और वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बुना गया और उस बयानिए ने कामयाबी हासिल की। लोगों को कोई करप्शन के ख़िलाफ़ जो बेपनाह नफ़रत थी, जब उनको एक सिंबल मिल गया जो कि शरीफ बरादरान को बना दिया गया, तो उस सिंबल के ख़िलाफ़ ये सारा वोट पड़ा। और ये मैं आपको बताऊं कि मियां नवाज शरीफ ने यही तरीका आसफ़ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया था 2 दहाइयाँ पहले, और सिम्बॉलिकली उनको करप्शन के हवाले से बदनाम किया, और उसके बाद जो है ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की, यानी करप्ट इस्टेब्लिश किया आसफ़ अली ज़रदारी को, और 1996 का जो इलेक्शन है वो इस बुनियाद पर उन्होंने जीता और 2/3 मेजॉरिटी हासिल की। सर लेकिन इसमें यह है ना कि जैसे आपने कहा कि उन्होंने करप्शन की बुनियाद पे उनको बदनाम किया। अब अगर हम इस सीन में देखें इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ को, तो अगर उसने उसको बदनाम किया भी है करप्शन में, इमरान खान उसकी करप्शन से हट के खुद भी तो एक पर्सनैलिटी है ना, खुद भी वो लीडर है, उसकी एक अपनी भी जगह है। ज़रदारी और नवाज शरीफ को कंपेयर करें वो और चीज़ है, यहाँ पर नवाज शरीफ और इमरान खान है। अगर वो करप्शन की बेस पे नाअहल भी हो गए हुए हैं, तो दूसरी साइड पे हमारे पास इमरान खान है। इमरान खान ने सिर्फ यही टूल नहीं किया, उसके पास आपने उनकी स्पीच भी कल सुनी होगी, उसमें मेरा नहीं ख्याल उन्होंने वो पुरानी बातें की हैं, जैसा कि पहले हमारे प्रोग्राम में बात हो रही थी कि इमरान खान जो है उनकी हुकूमत नहीं चलने दी 5 साल 2013 के इलेक्शन के बाद। मैं इससे टोटली डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि हुकूमत में तो वो आ चुके थे, ठीक है, ये चलाना उनका काम था, सब कुछ जो भी हर बंदे को हक हासिल है, ठीक है। जैसे हमने वोट कास्ट किया, हमारी मर्ज़ी है, आज़ादी है, हमने अपनी मर्ज़ी से वोट कास्ट किया, हर बंदे को हक है, अगर उसको पसंद नहीं है तो वो एहतजाज कर सकता है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं थोड़ा सा मुकम्मल कर लूँ, तो मैं और भी इनपुट चाहूँगा आपसे। मैं ये कह रहा हूँ कि आसफ़ अली ज़रदारी को मिस्टर 10% और मिस्टर करप्ट के तौर पर जब उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया, जो कि बेनज़ीर भुट्टो के शौहर थे उस वक्त, और हुकूमत बेनज़ीर भुट्टो की थी, तो बेनज़ीर को जो इस बारे में अनपॉपुलर करने में उन्होंने ये तरीक़ाकार आजमाया, तो अल्टीमेटली आसफ़ अली ज़रदारी को 11 साल जेल में गुजारने पड़े, और उसके बाद वो एग्जॉनरेट हो गए तमाम इल्ज़ामात से, और उनको बिल्कुल बेगुनाह करार दे दिया गया, नैब के केसेस में भी और दीगर केसेस में भी। तो वही दवा जो इस्तेमाल कराई थी उन्होंने पीपल्स पार्टी को, तो वो दवा पीपल्स पार्टी ने तो मुस्लिम लीग को कभी इस्तेमाल नहीं कराई, लेकिन इमरान खान ने समहाउ ये देखा कि कामयाबी से एक दफ़ा पाकिस्तान की एक अहम सियासी पार्टी को, जिसे पीपल्स पार्टी कहते हैं, मंजर से बहुत कामयाबी से उनका सफाया किया गया इस परसेप्शन के साथ कि वो करप्ट लोग हैं। तो वही चीज़ जो है फिर मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ और शरीफ बरादरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई, और इस वजह से चूँकि ये एक कामयाब तजर्बा पहले हो चुका था 90 की दहाई में कामयाबी हासिल करने का, तो 2018 में भी ये कामयाबी से हो गया। और मियां नवाज शरीफ पे भी जो केसेस चल रहे हैं, आगे चल के हमें पता चलेगा कि जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि अभी तक का जो मुकदमा है उसमें वो रेगुलरली अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, और आखिरी नुक्ता जो है वो सामने नहीं आया, अभी फुल स्टॉप सामने नहीं आया। तो पता चलेगा कि क्या वाकई ही मियां नवाज शरीफ उस तरह करप्ट थे जैसे कि इमरान खान पेंट करते रहे। तो एक तरह से जो करता है सो भरता है, जो बोता है सो काटता है। तो मियां नवाज शरीफ ने भी ये ज़्यादती पीपल्स पार्टी के साथ की थी, जिसके नतीजे में आज उनको उसका जो बदला है वो पीटीआई से मिला। और आपको याद होगा कि अगरचे इससे बहुत पहले मियां नवाज शरीफ ने और पीपल्स पार्टी ने आपस में एक मुआहदा कर लिया था, यानी बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने और नवाज शरीफ ने और कुछ दीगर लोग भी उसमें शामिल थे। तो उन्होंने एक मुआहदा किया था कि अब हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछालेंगे,
अब हम एक दूसरे के साथ अनफेयर मीन्स इस्तेमाल नहीं करेंगे और एक फेयर सियासत को आगे बढ़ाएंगे। फिर अनफॉर्चुनेटली बेनज़ीर भुट्टो साहब जो है वो शहीद हो गई और दोबारा मामला जो हैं आसफ़ अली ज़रदारी साहब के हाथ में आ गए और मियाँ नवाज शरीफ और आसफ़ अली ज़रदारी साहब की दोस्ती ज़्यादा देर ना चल सकी, ये हनीमून बड़ा जल्दी ख़त्म हो गया। और फिर जो हुकूमत थी 2008 से 2013 तक उसमें नवाज शरीफ ने दोबारा कुछ ऐसे इक़दाम किए जैसे कि यूसुफ रज़ा गिलानी की नाहली के मामले में अपना जो झुकाव है वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ रखा और उनको नुकसान पहुँचाया। तो जब ऐसा ही वक्त मियाँ नवाज शरीफ पे आया तो पीपल्स पार्टी ने ब्रेक इवन करने के लिए मामलात को अपना सारे का सारा वज़न मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ डाल दिया। सो यहाँ भी मैं समझता हूँ कि हमारा अपना किया हमारे सामने आता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो कुछ इमरान खान कर रहे हैं या पीटीआई के हवाले से जो कुछ सामने आ रहा है, तो क्या इसका कोई मुकाफ़ात अमल नहीं होगा? क्या इसका कोई नताइज का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने इस बुनियाद पर कामयाबी हासिल नहीं की कि मैं इमरान खान बहुत अच्छा सियासतदान हूँ, बल्कि इस बुनियाद पर कामयाबी हासिल की है कि मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ बहुत बुरे सियासतदान हैं। यानी ये जो बैशिंग है, जो कंटिन्यूस बैशिंग है, जो ख़ास तौर पर पिछले 5 साल में हमने देखी, ये कंटिन्यूस बैशिंग ने उन लोगों के जज्बात को भड़काया जो मुल्क में करप्शन से पाक मुआशरा देखना चाहते हैं और ओवरनाइट देखना चाहते हैं। ये नौजवान तबका है जो पाकिस्तान के एवोल्यूशनरी प्रोसेस का शाहिद नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान का एवोल्यूशनरी प्रोसेस नहीं देखा कि पाकिस्तान में किस किस मौके पे किस तरह पाकिस्तान को पछाड़ा गया, किस तरह पाकिस्तान को गिराया गया। और हमारा जब भी एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है तो उसमें बेहतरी आती है, जब भी रेवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है तो उसमें कोलेटरल डैमेज बहुत होता है। सो जी, मेरा सवाल ये है कि क्या यही तरीका का यूज़ नहीं होता है? हर पार्टी यही तरीका तो यूज़ कर रही होती है। मतलब कॉम्पिटेंस की, जैसे हम लास्ट प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे, कॉम्पिटेंस की बुनियाद पर तो किसी ने कैंपेन की ही नहीं है, बहुत कम। यानी इसी बात पर ज़्यादा वोट और इमोशनली मैनिपुलेट किया गया। मुझे इजाज़त दीजिएगा, एक शख्स के गले में, एक शख्स के ऊँट के गले में खरबूजा फंस गया तो वो इधर भागा उधर भागा, क्योंकि ऊँट को सांस लेने में दिक्कत का सामना था, डर था कहीं मर ना जाए। भागते भागते उसे किसी ने बताया कि फ़लाँ गली में एक शख्स रहता है, उसके ऊँट के गले में भी खरबूजा फंस गया था, तो मसला हल हो गया था, जाओ उसके पास। तो वो भागा हुआ उसके पास जाता है और उसे आवाज़ देता है और वो पहली मंजिल से बालकनी में आके पूछता है कि क्यों बुला रहे हो? तो कहता है यार मुझे पता लगा है कि आपके ऊँट के गले में खरबूजा फंस गया था, मेरा ऊँट भी इसी वक्त मरने के हाल में है, तो तुमने क्या किया था? तुम्हारे ऊँट के गले से खरबूजा कैसे निकला? कहते हैं मैंने उसकी गर्दन के नीचे एक ईंट रखी, उसका गला और सर रखा और ऊपर से एक ईंट ज़ोर से मारी तो खरबूजा गले से निकल गया। इतनी सी बात सुन के वो शख्स वापस दौड़ पड़ा और उसने यही काम अपने ऊँट के साथ किया, तो खरबूजा भी निकल गया उसके ऊँट के गले से और वो ऊँट आनन फानन मर भी गया। वो बड़ा परेशान हुआ। खैर वापस उस शख्स के पास गया तो उससे कहा कि यार वो मैंने तुम्हारे बताए हुए नुस्खे पे अमल तो किया है, पर मेरा तो ऊँट मर गया। तो वो शख्स कहता है मेरा भी मर गया था। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं कि जो भी ऊँट के गले से खरबूजा इस तरह निकालने की कोशिश करेगा तो उसका ऊँट मर जाएगा। असल बात यह है कि जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, रेवोल्यूशनरी प्रोसेस की बजाय एवोल्यूशनरी प्रोसेस पे भरोसा किया जाए, क्योंकि आजकल एवोल्यूशन भी काफ़ी तेज़ रफ्तार से हो रही है दुनिया में। माजी में रेवोल्यूशंस आया करते थे, ब्लडशेड हुआ करता था। अब दुनिया में आप देख लीजिए कहीं किसी चीज़ को इनकलाब के ज़रिए नहीं बदला जाता, बल्कि बतदरीज बदला जाता है, एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस के ज़रिए बदला जाता है। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बताऊं कि इमरान खान को एक ऐसा एज हासिल है जिसका तोड़ किसी दूसरे सियासतदान के पास नहीं है। अगर देखा जाए तो दुनिया भर में मुल्कों में स्टार्स होते हैं और पाकिस्तान में भी स्टार्स हैं, तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्टार इमरान खान है
और लोग स्टार्स को लेके तो एडवर्टाइजमेंट्स में एंडोर्समेंट कराते हैं जिसके लिए उनको करोड़ों रुपया देते हैं। क्या आपने कभी वो एडवर्टाइजमेंट देखी है जिसमें वॉशिंग पाउडर की इंडोर्समेंट करते हैं वसीम अकरम? मुझे बताइए वसीम अकरम का कपड़े धोने का क्या तजर्बा है? हाँ, आपने ये ज़रूर सुना होगा कि वसीम अकरम ने फ़लाँ मौके पे बहुत अच्छी बॉलिंग की और इंडिया की टीम को धो डाला। तो मेटाफोर उधर यूज़ हो गया कि वसीम अकरम को कहा कि ये एरियल पाउडर जो है इसको आप इंडोर्स करो, और उसको वो बतदरीज बढ़ाते जा रहे हैं कैंपेन को और उसको करोड़ों रुपया देते हैं। तो मुझे बताइए कि जब वसीम अकरम कहता है कि कपड़े धोने के लिए एरियल वॉशिंग पाउडर बहुत अच्छा है, तो क्या लोग इस पे अमल करते हैं कि नहीं? सर मेरा एक इसमें छोटा सा क्वेश्चन है, और वो ये है कि हर दफ़ा होता है कि ईंट मार के खरबूजा निकाला जाता है और ऊँट मर जाता है। क्या जो वोटर है उनको ये चीज़ समझ नहीं आती? मैं थोड़ा सा जो है ना वो एक इस चीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा कि हमेशा से ये चीज़ होती है, और अपनी पार्टी की पट्टी आंख पे बांध के उसके सफ़ेद को तो सफ़ेद कहना ही है, उसके स्याह को भी सफ़ेद कहना शुरू हो जाते हैं लोग। क्या ये जो अंधी तकलीद है, फिर इसी अंधी तकलीद का नतीजा ये होता है कि आपको इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि खाता है तो लगाता भी तो है ना, या आपको ये सुनने को मिलता है कि अच्छा जो है वो अगर वो मुल्क के हालात जो है वो ठीक कर जो है वो लेके चलेगा। क्या ये जो एक चीज़ है, क्या मैं इसको अगर ये इमोशन से ऑपरेट हो रही है तो क्या मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ कि ये फिर आपके एनिमल ब्रेन से ऑपरेट हो रही है, अगर ये सिर्फ इमोशन से ओरिएंटेड है? और अगर आप इस चीज़ के ऊपर ही सोच नहीं पा रहे हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो ठीक है या गलत है, जिस चीज़ के ऊपर मैं खड़ा हूँ क्या वो ठीक है या गलत है, तो क्या फिर कहीं आपके सोचने समझने में कुछ थोड़ा सा मसला है? देखिए, जो आपने ये बात की है कि अवाम को ये बात क्यों समझ में नहीं आती, बात यह है कि अवाम यानी मैं और आप हमेशा जज्बात के तहत फ़ैसले करके ज़्यादा मुतमिन होते हैं, और हम जो जज्बाती फ़ैसले करते हैं, जब कोई हमें उसके बारे में उंगली उठाता है और पूछता है कि ये तुमने क्या फ़ैसला किया है, तो फिर हम उसके लिए लॉजिक्स इन्वेंट करते हैं। तो सब अवाम जो है उनका हक है, चूँकि ये मुल्क जो है सबका साझा असासा है, तो वो जो भी फ़ैसला करें, ज़्यादातर लोग जो फ़ैसला करें उसी फ़ैसले को आगे बढ़ाया जाएगा। और दुनिया में अभी तक का जो बेहतरीन सिस्टम है निज़ाम हुकूमत बनाने का, वो जमहूरियत है। आगे चल के अगर कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जिसमें कोई कंप्यूटर हो जो ये फ़ैसले करे इंसानों के साथ मिलके, या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जो कि लॉजिक बेस्ड हो, तो शायद दुनिया में 10, 20, 50 साल के बाद कोई एक सिस्टम आ जाए। पर जब तक वो सिस्टम नहीं आता, हमारे पास जो इस वक्त का बेहतरीन सिस्टम है वो जमहूरियत है, और वो दुनिया के बेशतर ममालिक उसको अपना रहे हैं और कामयाबी से चला रहे हैं। लेकिन वो इतने जज्बाती नहीं होते जितना कि हम ख़ास तौर पर सब कॉन्टिनेंट के लोग, इंडिया पाकिस्तान के लोग जज्बाती हैं। अगर आप इंग्लैंड में इलेक्शन को देखेंगे तो वहाँ कोई गाली गलोच या इस तरह का गलगला नहीं होता। लोग अपने दफातर में काम करते करते उठ के जाते हैं, वोट डाल के तो वापस आ जाते हैं, और उसके बाद इलेक्शन के बाद अगले दिन नॉर्मल तरीके से काम होना शुरू होता है। और अगर वो साल में 4 दफ़ा भी इलेक्शन कराएं तो उनका कोई ख़ास खर्चा नहीं होता, जबकि हम 5 साल के बाद भी इलेक्शन कराते हैं तो हमारा ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें इंतज़ामात इस तरह के करने पड़ते हैं, हमें फ़ौज खड़ी करनी पड़ती है इलेक्शन के अंदर भी, यानी पोलिंग बूथ के अंदर भी और बाहर भी। तो वहाँ तो कोई पुलिस भी नहीं खड़ी करता, वहाँ तो कोई ऐसा कोई मसला ही नहीं होता। इलेक्शन कराने वाला अमला आता है, लोग अपना वोट डालते हैं और वो बहुत ईमानदारी से वहाँ होती है काउंटिंग, और कोई धांधली का शोर नहीं होता। जैसे यूके है जो कि मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज़ है, तो वहाँ से अगर हम ये सबक लेना चाहें कि अब जो लोग जीत गए हैं वो हारने वालों की बैशिंग करते हैं, लोग अपने ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि हार को मान लेना अच्छे तरीके से ये भी जीत होती है, क्योंकि आपने अपनी राय का इजहार किया। ये बहुत बड़ी बात है कि आपके पास शिनाख्ती कार्ड है अपने मुल्क का, और उस कार्ड की बुनियाद पर आपने जाके अपनी राय दी, और वो राय रिफ्लेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं इंतखाबी नताइज में, और आपको इस बात पे मुतमईन होना चाहिए कि आपके मुल्क का निज़ाम चलाने में आपका हिस्सा है। सर, ये हम इसको आगे लेके चलेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे यहाँ पे। ब्रेक से जब पलट के आएंगे तो डॉक्टर साहब से मैं ख़ास तौर पे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि ब्रिटेन में मदर ऑफ़ ऑल डेमोक्रेसीज़ है और वहाँ के लोग
इलेक्शन के दिन जाते हैं, वोट करके आते हैं और बड़ा निज़ाम जो है आराम से चलता है। पार्लियामेंट में भी जाने वाले एक दूसरे की बैशिंग नहीं करते हैं। आखिर वो अवाम हम कहाँ से लेके आएंगे, वो अवाम को कैसे बदलेंगे, वो जमहूर की आवाज़ को कैसे परी कहाँ से लाऊं, वो परी कहाँ से लाऊं जिसे दुल्हन तेरी बनाऊं। तू बार बार दुल्हनें बदलता है मगर वो परी नहीं आती। ये हम सब बातें करेंगे राइट आफ्टर द ब्रेक। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है। जब वो शराब पीते हैं तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। महज आपके नशा करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है और वो बीमारी आ चुकी है जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है, इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं। चरस के नशे में इरिटेबिलिटी होती है और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में सही तरह से प्रोसेस ना होने की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में तो नशे का शौक़ पल रहा है लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता इस बात से है कि वो करता क्या है, उसके अमल क्या है। चूँकि फैमिली मेम्बर का बड़ा गहरा रिश्ता होता है अपने प्यारे से जो नशे की बीमारी में है, तो वो अगर आगे बढ़ के पहले कुछ ट्रेनिंग लें और फिर पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ बात करें, मिलजुल कर बात करें, एहतराम से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो जाता है। हमारे कुछ स्टाइल बने होते हैं फैमिली में या किसी प्यारे से, हमारा जो साबका इंटरेक्शन होता है, जो साबका लेन देन होता है या साबका जो हमारे रवैये होते हैं एक दूसरे के साथ, वो राह में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं और हम आदतें जो एक दफ़ा अपना चुके होते हैं तो उनको अगर हम खाली विल पावर के ज़ोर पे बदलना चाहें तो फिर ज़्यादा देर तक विल पावर का सिक्का नहीं चलता और हमें कोताही अपनी समझ में आने लगती है, मसला हल नहीं होता और हम थक जाते हैं, परेशान होते हैं, हिट बॉटम होते हैं। तो फिर हम वाकई बदलने के लिए तैयार होते हैं कि जो आर्ट और साइंस के रास्ते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ आर्ट का मुजाहरा भी करते हैं, अच्छे मुज़ाकरात का मुजाहरा भी करते हैं और साइंटिफिक अप्रोच को भी लेते हैं और उसको लेके जब आप एक रोड मैप बनाते हैं और फिर कदम ब कदम उस रोड मैप पे आगे बढ़ते हैं तो फिर खुशहाली और कामयाबी आपके कदम चूमती है। सबसे पहले हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक ऐसी ज़हनी सतह पे रखना है, जज्बाती कैफियत कुछ ऐसी रखनी है कि जो किसी भी तरफ शिद्दत की तरफ ना जा रही हो, यानी एक दरमियानी न्यूट्रल लेकिन थोड़ी सी मुस्बत और पुरुमीद ज़हनी कैफियत से हम मामलात को ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा तज्ज़िया कर सकते हैं। और कभी कभी ये जो डिस्करेजमेंट बीच में आ जाती है तो हमें इस पर भी काबू पाना होता है। जब ऐसे लगे कि बहुत मुश्किलात हो रही हैं
तो फिर छोटे गोल सेट करने चाहिए। जब हमें कामयाबियाँ मिल रही हों तो फिर ज़रा बड़े गोल सेट करने चाहिए। तो कभी एक कदम पीछे आना पड़े तो कोई बात नहीं, आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे और 2 कदम पीछे और 3 कदम आगे अगर करते रहें तो कामयाबी आपको ज़रूर मिले। चोकिंग यूँ होती है कि जब हम ज़रा थक जाते हैं तो थोड़ा हम सांस ले लेते हैं और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप पहाड़ की चोटी सर कर रहे हो और आपको कुछ देर बाद लगे कि आपका सांस फूल गया है, तो आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं किसी जगह और उसके बाद फिर जब आपका सांस दुरुस्त हो जाए तो आप फिर चोटी की सिमत चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन टैंकिंग इसके बरक्स है कि आप अंधाधुंध किसी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आप पहाड़ की चोटी पे तरफ चल रहे हैं, आपका सांस फूल गया और फिर साथ आपके ज़हन में ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिला वजह मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है। तो जब आपकी जो असल मंजिल है या आपका जो गोल है वो आपको कम अहमियत का हामिल नज़र आने लगे तो आप समझें कि आप टैंकिंग कर रहे हैं। चोकिंग वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कारआमद होती है, लेकिन टैंकिंग हमें डुबो देती है। अंदाज़ा करें कि जो इस तरह भी आगे बढ़ते हैं कि अपने क्लास फेलोज़ को और दूसरे लोगों को समझाने बैठते हैं तो बाज़ औक़ात वो उनको कायल करने की बजाय वो ख़ुद कायल हो जाते हैं और कोई ना कोई दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब उन्हें कोई कोफ्त होती है या उनको कोई मिज़री होती है या उनको कोई परेशानी होती है या कोई ज़िंदगी के बुरे दिनों में से कोई दिन आ जाते हैं, तो ऐसे मौके पे वो गलत फहमी में हाँ कर बैठते हैं नशे के बारे में, सिगरेट के बारे में, चरस के बारे में, ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, मैं तो लोगों को समझाता हूँ इसलिए मैं तो टेम्परेरी करूँगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम जमहूर की आवाज़ की बात कर रहे थे और हम ये बात कर रहे थे कि किस तरह से ऐसे अक़वाम जो तरक्की याफ्ता हैं वहाँ पर नेशंस बनती हैं इकाई से और इकाई होते हैं अवाम, और जब इंडिविजुअल्स जो हैं वो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हैं तो उन्हीं में से जो है लीडर्स भी बनते हैं। लीडर्स कभी भी हम बाहर से चुन के नहीं लाते, लीडर्स हम इंपोर्ट नहीं करते हैं और उन्हीं की रिफ़्लेक्शन होते हैं, अवाम की रिफ़्लेक्शन लीडर्स भी होते हैं। डॉक्टर सदाकत इसके बारे में बात कर रहे थे और इमरान खान साहब के मुतालिक बात कर रहे थे जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारे नेक्स्ट वज़ीर आज़म होंगे, और डॉक्टर साहब ये भी बात कर रहे थे कि एक मुख्तलिफ़ जनरेशन्स ने इमरान खान से मोहब्बत की है और उसकी वजह ये थी कि इमरान खान चाहे क्रिकेट के मैदान में थे या फिर सियासत में जब उन्होंने कदम रखा या जो उन्होंने कैंसर के ख़िलाफ़ अपनी जद्दोजहद की या तालीम के मयार को बेहतर करने की कोशिश की, वो जिस भी स्टेज पे गए वहाँ पे उन्होंने अपने तईं तमाम तर ऑपोजिशन के बावजूद, अपनी तमाम कमियों के बावजूद ही ट्राई टू डू हिज़ बेस्ट। और अगर हम सिर्फ बात करें सियासत की तो गुज़श्ता 22 साल से इसमें उन्होंने कोई मौरूसी तौर पे वो इसमें मौजूद नहीं थे। ही स्टार्टेड ऑफ हिज करियर और उसकी जो कल्मिनेशन कह लें या उसका जो पिनिकल कह दें वो परसों अवाम ने विटनेस किया, अवाम ने वर्डिक्ट दिया। डॉक्टर साहब, मैं ये बात कर रहा था वसीम अकरम के हवाले से जिन्होंने क्रिकेट की कामयाबी से स्टारडम हासिल की और उसके बाद वो एक हाईली पेड मॉडल हैं, क्योंकि वो जो बात भी कहते हैं तो उस बात को लोग मानते हैं, चाहे वो किसी वॉशिंग पाउडर को इंडोर्स करते हैं या किसी और शय को, तो लोग उनकी बात को मानते हैं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की बुनियादी ये चीज़ है कि जब मॉडल लिए जाते हैं तो वो वेल नोन ब्रांड लिए जाते हैं जो कि किसी ब्रांड को सहारा दे। अगर आप देखें तो इमरान खान का जो क्रिकेटिंग कैरियर है जो मैंने भी देखा है और मेरी जनरेशन के बहुत सारे लोगों ने देखा है, और ऐसे सैकड़ों मौके मुझे अपनी यादों में नज़र आते हैं कि जब वो दौड़ते हुए आते थे और ख़ूबसूरत अंदाज में बॉलिंग करते थे और बहुत बड़े बड़े बैट्समैनों को वो आउट करते थे तो हमें खुशी मिलती थी और हमारी यादों में वो खुशियों की लहरें अभी भी चलती रहती हैं। लेकिन मुझे बताइए कि 1996 में जब इमरान खान पॉलिटिक्स में आए हैं तो पाकिस्तान के कितने फ़ीसद लोग इमरान खान को बेपनाह चाहते थे? बहुत ज़्यादा, 100%, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ। आप ढूंढ नहीं सकते थे ऐसा बंदा को जो इमरान खान को नहीं चाहता था।
मुझे बताइए आज 2018 में कितने लोग इमरान खान को चाहते हैं और कितने लोग इमरान खान को नहीं चाहते? मेजॉरिटी चाहते हैं, मेजॉरिटी ज़्यादा चाहते हैं, ना चाहने वाले कम हैं। वो तो अब परसों साबित हो ही गया। देखिए पहली बात तो यह है कि अभी भी उन्होंने सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं की। इसका मतलब है कि अभी भी मेजॉरिटी उनको नहीं चाहती। और पाकिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, और अगर आपको सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिली और आपको इधर उधर हाथ फैलाना पड़े अपने एक हुकूमत बनाने के लिए, तो ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका जो स्टेचर जो कि एक लार्जर देन लाइफ साइज़ है, तो उसके कद काठ में 1996 के बाद इजाफा नहीं हुआ, कमी हुई है, और पिछले 5 साल में बेपनाह कमी हुई है। सर कपिल देव पूरे एहतराम से मैं ये बात कहना सर चाहूँगा। कपिल देव साहब का एक इंटरव्यू था कल, जो कि किसी इंडियन चैनल के ऊपर था, और कपिल देव साहब को उन्होंने लिया कि आप क्या कहेंगे, आप उनके साथ क्रिकेट भी खेलते रहे। तो उन्होंने कहा कि अगरचे मैंने भी इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीता और इमरान खान साहब ने भी वर्ल्ड कप जीता, मगर जिस मकाम पे आज इमरान खान साहब पहुँचे हैं, जहाँ पे एक कंट्री को लीड कर रहे हैं, उसका मवाजना आप एक क्रिकेटिंग लेजेंड से नहीं कर सकते। दिस इज़ लार्जर देन लाइफ। देखिए मैं तो यही बात बताता हूँ ना कि जब आप परफॉर्मेंस देते हैं और उस परफॉर्मेंस का जिक्र करते हैं तो मैं बखुशी उसको कबूल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब कोई शख्स परफॉर्मेंस नहीं देता और दूसरों को डाउनग्रेड करके, दूसरों को नीचे गिरा के या दिखा के कामयाबी हासिल करता है, तो इसको मैं कामयाबी नहीं मानता। अगरचे मेरी तमाम नेक तमन्नाएं उनके साथ है और मैं दिली तौर पर चाहता हूँ कि वो कामयाब हों, क्योंकि उनके कामयाब होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान कामयाब होगा। सो मैं उनकी कामयाबी के लिए दुआगो हूँ और मेरी तमन्ना है कि वो हमारे मुल्क के, हमारे सबके साझे मुल्क की कोई खिदमत करें और लोगों को उस तरफ लगाएं जहां लोग जो है ज़ाती कोशिशों के ज़रिए भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, और साथ साथ ऐसी कोशिशें करें जिससे कि हम सब का मुल्क बेहतर हो। अगर हम महज़्ज़ब ज़बान सिखाएंगे, हमारा लीडर महज़्ज़ब ज़बान बोलेगा तो लोग भी महज़्ज़ब ज़बान बोलेंगे। अगर हमारा लीडर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की पॉलिसी पे चलेगा, जैसे उन्होंने कल की विक्ट्री स्पीच में बहुत अच्छी बातें की हैं, विक्ट्री स्पीच में कोई बुरी बातें नहीं करता, उस दिन ठंडी बहुत होती है कलेजे में। तो जब विक्ट्री स्पीच दुनिया में कहीं भी होती है तो बड़ी मज़े की बातें होती हैं, लेकिन ये जो पिंक क्लाउड है, जब ये ज़रा दाएं बाएं होता है और पाकिस्तान जैसे आपको ऐसा लगता है कि इमरान खान जो है वो दोबारा बैशिंग पे आ जाएंगे, वो पीनलाइज करेंगे PMLN को? लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को, जिन्हें वो मौलाना डीजल और बहुत तौहीन मेज़ कलमात के तहत पुकारते रहे हैं, वो मैदान में आ रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम इमरान खान की राह में रुकावटें डालेंगे, हम उसको काम नहीं करने देंगे। आज आपने उनके ताज़ा बयानात नहीं पढ़े, और मैं मौलाना से भी ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि दिल को ठंडा करें, ये मामला आपका नहीं, ये हमारे पाकिस्तान का मामला है, प्यारे पाकिस्तान का मामला है। और अगर इमरान खान ने कोई गलती की है तो उसकी सज़ा पाकिस्तान को मत दीजिए। लेकिन एक बात तो तय है कि इमरान खान ने बुरी ज़बान मुख्तलिफ सियासतदानों के बारे में बेपनाह मौक़ों पे इस्तेमाल की, और उन्हें अपना ये तर्ज़ अमल जो है बदलना चाहिए, इसकी तलाफ़ी करना चाहिए, और कुछ इजाफ़ी ऐसे खुशबू भरे रवैये सामने लाने चाहिए कि लोगों के दिलों में जो कड़वाहट है वो ठीक हो जाए। सर ये शेवा तो इमरान खान के से पहले जो है नवाज शरीफ साहब का भी था, तो वो भी अल्फाज ऐसे तो फिर भुगत लिया ना उन्हें। शहबाज शरीफ साहब भी आप देख लीजिए कि भुगत लिया ना उन्होंने इतने काम काज करके भी उस तरह वोट हासिल नहीं किए, और फिरते हैं मीरे कारवां, कोई पूछता नहीं। तो वो वाला मंजर जो सामने आ गया ना, तो क्या आप चाहेंगे कि इमरान खान के साथ भी यही है? मैं तो चाहूँगा सर कि विक्ट्री स्पीच से जो शुरुआत उन्होंने की है, जिस बुर्दबारी से, जिस स्टेट्समैनशिप से, जिस तरह से बात की है, अल्लाह करे कि उसी को आगे लेके चले। देखिए विक्ट्री स्पीच जो है ना, एक वो भी थी जब फतह मक्का हुआ था, और उस विक्ट्री स्पीच को बाद में लेटर एंड स्पिरिट से फॉलो भी किया गया था, और उससे जो इस्लाम चमका था पूरी दुनिया में, तो वो भी सब ने देखा। और एक एक लफ्ज़ जो था
वो जो फतह मक्का की विक्ट्री स्पीच थी उसका एक एक लफ्ज़ है वो बाद में इम्प्लीमेंट हुआ तो नताइज अच्छे निकले। लेकिन अगर आज कोई विक्ट्री स्पीच देता है और उसमें मीठी और मज़े की बातें करता है और लाखों दिल दुखाए हुए हैं और उन पे मरहम कोई नहीं रखता कि जिन लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई है उनका कोई मदावा नहीं करता और एरोगेंस जारी रहती है। कैसे मदावा होना चाहिए? एक तो बात यह है कि जिन जिन लोगों के साथ दिल आज़ारी की है उनके साथ माफ़ी तलाफ़ी और इजाफ़ी का प्रोसेस होना चाहिए कि जिन लोगों के साथ स्टेज पे खड़े होके पोए करके बात की या गलत तरीक़ों से बात की या बैशिंग की, तो बेशक ये चीज़ पसे पर्दा कर ली जाए, लेकिन इसको करना तो पड़ेगा ना, वरना तो फिर रुकावटें आएंगी। क्योंकि जब कोई आता है नया नया इक़्तिदार में तो बड़ी फ़ोर्स से आता है, लेकिन ये फ़ोर्स हर दिन कम हो रही होती है और उस कम होती हुई फ़ोर्स से बड़े ख़तरात होते हैं मेरे पाकिस्तान को। क्योंकि फिर ऐसा लीडर जो चारों तरफ से सियासी तौर पर कमज़ोर होता है, नातवां होता है, तो फिर उसका हुक्म नहीं चलता। और याद रखिए कि जिस वज़ीर आज़म का हुक्म नहीं चलता उसकी हुकूमत भी नहीं चलती। तो मैं एक चीज़ सवाल या वैसे समझने की कोई फीडबैक या कमेंट देना चाह रही हूँ कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लीडर्स होते हैं, जो हुकूमत चला रहे होते हैं या जो पॉलिटिक्स में होते हैं, अवाम उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। सो क्या उनके लिए ये लाजमी नहीं है कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट हों? बिकॉज उनके ना चाहते हुए भी अवाम उनको फॉलो कर रही होती है और उनके ही नक्शे कदम पर होती है। आप देखिए जिस भी पार्टी को जो लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं पर, शायद वो मिरर न्यूरॉन्स वाली बात है, कहीं ना कहीं पर वो उन्हीं का सेटअप या उन्हीं की वो जो जस्टिफिकेशन या इमोशनली ज़रा जस्टिफाई करते हैं अपनी सारी उस चीज़ को। सो लीडर को या जो भी हुकूमत में होता है उसको इमोशनली इंटेलिजेंट होना उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ये आपने बहुत ही अच्छी बात की कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसके बगैर तो एक कदम आप नहीं चल सकते। मैंने तो उस इमरान खान को देखा है कि जो बहुत कम गो था और जब बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा भी करता था। आप देखिए कोई भी बॉलर जब विकेट उड़ाता है तो वो किसी न किसी तरीके से खुशी का और जोश का इजहार करता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इमरान खान विकेट उड़ाया करते थे तो वो बिल्कुल खामोशी से और बुर्दबारी से उस ताकत को बर्दाश्त करते थे जो उस वक्त जिस्म में पैदा होती है। अगरचे चारों तरफ से क्रिकेटर उनकी तरफ बढ़ते थे पर किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो इमरान खान को छू जाए। यस, ही वॉज इमोशनली वेरी इंटेलिजेंट। और इमरान खान रोज़ रोज़ बोला नहीं करते थे, रोज़ रोज़ इंटरव्यू नहीं दिया करते थे, वो अपनी गेंदों के ज़रिए, कारकर्दगी के ज़रिए बोला करते थे। और उनका जो स्टाइल था बॉलिंग का, जब वो दूर से दौड़ते हुए आते थे तो एक यूनानी देवमालाई शहजादे की तरह लोग उनके ऊपर नज़रें डालते थे कि किस तरह यानी बैट्समैनों के दिल कांपा करते थे। और जब सुनील गावस्कर जैसे बैट्समैनों की भी विकेट उड़ती थी तो इमरान खान कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते थे और वो बहुत तहम्मुल से उस कामयाबी को बर्दाश्त करते थे। क्या आज हमें उस इमरान खान की ज़्यादा ज़रूरत है जो कामयाबियां हासिल करते थे और दूसरों के हवाले से किसी किस्म की बैशिंग नहीं करते थे और ख़ामोशी से तहम्मुल से अपनी कामयाबियों को सहते थे? या हमें आज इसी इमरान खान की ज़रूरत है जो मौका बे मौका बात करते हैं और दूसरे लोगों के दिल दुखाते हैं और ओपोनेंट्स के दिल दुखाते हैं और लोगों के अंदर ऐसी फॉल्स होप्स पैदा करते हैं जिनका पूरा होना मुश्किल है। और कल को अगर हम देखेंगे कि लोग जो आज इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, अगर वो इमरान खान मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे तो कितना अफसोस होगा ये सब देख के। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, बचगाना है, लेकिन मैं आपसे उस पर चाह रहा हूँ कि आप रोशनी डालें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बीइंग द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हमारी लाइबिलिटी भी है एक तरह से कि हम उनको एक्सेप्ट करें और उनके साथ जो है वो चलें। लेकिन सर एक वो शख्स जिन्होंने अपनी 22 साल की स्ट्रगल करप्शन की बेस पे जो है वो रखी हो और उसकी बेस पे उन्होंने वो सारी स्ट्रगल की हो और इस वक्त एक ऐसे शख्स को अपना दस्ते रास्त बना के चलना जो अदालती हुक्म के मुताबिक ना अहल है और उसकी सिर्फ जो है वो एक रीज़न ये कि शायद नहीं, दस्ते रास्त कैसे? देखिए
जब आप ओपोनेंट होते हैं तो आप किसी ओपोनेंट को दस्ते रास्त तो नहीं बनाते। नहीं सर, मैं अगर नाम जो है वो मैं तरीन साहब की बात जो है अच्छा, आप उनकी बात। हाँ, मैं उनकी। तो सर क्या ये मुझ जैसे यंग वोटर और सपोर्टर के लिए एक चीज़ है? फिर अब इलेक्टेबल्स वाला अगर मामला उठा लें, अगर वो सारी चीज़ें, तो क्या मैं इसको ज़्यादा सोच रहा हूँ या ये वाकई मेरे लिए सोचने की चीज़ है कि एक उस सारी चीज़ के ऊपर एक पूरी जिद्दोजहद खड़ी है और दूसरी तरफ मेरे बिल्कुल साथ वो इंसान बैठा हुआ है जिनको अदालत की तरफ से जो है वो नाअहल। देखिए, आप मंतक के तहत सोच रहे हैं, आप दलील के तहत सोच रहे हैं, लेकिन जो इमरान खान के परस्तार हैं और उनके दीवाने हैं तो वो इसको इस तरह नहीं सोचते, वो जज्बात से सोचते हैं और वो डिनाइल में होते हैं। आपको पता है कि डिनाइल जो है वो दरिया नहीं है जो मिस्र में बहता है, वो नाइल है उसका नाम, जिसे दरियाए नील कहते हैं। डिनाइल वो है जो जज्बाती लोगों के दिल में दौड़ता है और वो हकीकत की रोशनी को देखने से इनकार करते हैं और एकदम वो जो है बहुत तवक्कुआत वो बस्ता कर लेते हैं जो कि पूरी नहीं होती। जब ये कहा जाता है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है, तो ये बात दुरुस्त नहीं होती। तब्दीली अभी आएगी, यानी अभी तो हुकूमत बनी है और हुकूमत अपनी कारकर्दगी जब दिखाएगी तो 5 साल के अंदर हम कुछ कारकर्दगी अगर देखेंगे तो हम समझेंगे कि तब्दीली आना शुरू हो गई है। क्योंकि एक ऐसे पेचीदा मुल्क में जहाँ के निज़ाम में इस्लाह की बड़ी गुंजाइश है, जहाँ करप्शन का मामला समझा जाता है, जहाँ इवन इलेक्शन जैसे मामले में इतने भारी अखराजात करके भी आखिर में धांधली का रोना रोया जाता है, जो पिछले इलेक्शन में भी रोया गया और अब इस इलेक्शन में भी वही रोना बाकी है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस इलेक्शन को किसी न किसी तरह फेयर बनाने की कोशिश में इतने रुपए, इतना सरमाया भी खर्च करते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद अगर लोग फिर भी धांधली का शोर उठाते हैं तो कहीं ना कहीं तो कोई गलती हमसे हो रही है। बात बड़ी सिंपल है कि जो चीज़ अभी हुई नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि वो चीज़ हो चुकी है। तब्दीली नहीं आई, सिर्फ इलेक्शन में हुक्मरान बदले हैं। तब्दीली जब आएगी तो हम देख लेंगे, फिर जब तब्दीली आएगी तो लोग भी देख लेंगे। सर, मैं एक सवाल करना चाहूँगा, बड़ा अच्छा सवाल ज़करिया ने भी किया, डॉक्टर सादिया ने भी बहुत अच्छी इनपुट दी, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी सूरत हाल का अहाता किया। एक सवाल जो मुझे जिसका जवाब नहीं मिल रहा, मैं चाहूँगा कि आप वो जवाब दीजिए प्लीज़, कि KPK में बज़ाहिर ऐसा बहुत से लोग कहते हैं कि कोई ख़ास काम नहीं किया, जबकि 5 साल हुकूमत भी थी PTI की, मगर कोई ऐसा ख़ास काम नहीं किया। इसी तरह के इल्ज़ामात या इस तरह की बातें कह लीजिए, इल्ज़ाम ना कहें, सिंध के मुतल्लिक भी कहा जाता है, कराची के मुतल्लिक भी कहा जाता है, जहाँ पे हुकूमत गुज़श्ता 8-12 साल से PPP की थी। और वहाँ पे भी अगर आप देखें तो आज भी इस इलेक्शन 2018 के इलेक्शन जो हैं उसमें भी PPP लीड कर रही है। और KPK में भी अगर आप देखें, बावजूद उन तमाम बातों के कि इन्होंने डिलीवर नहीं किया, इन्होंने कुछ ख़ास नहीं किया, अवाम ने आज भी भारी अक्सरियत से KPK में PTI को और सिंध में PPP को चुना है। क्या यहाँ पे मामला जो जमहूर की आवाज़ है, ये आवाज़, ये डेमोक्रेसी जमहूर की आवाज़ है, क्या ये जमहूर की कोई समझ का फुकदान है या कोई और बात? देखिए, एक बात मैं कहूँगा और हो सकता है कि आप मुझसे मुत्तफिक हों। आप मुझे बताइए कि हर घर में 2 हिस्सों में बटे हुए हैं लोग सियासी तौर पर, जो नौजवान तबका है या जिन्हें टीनेजर तो नहीं कहा जा सकता, जो वोट दे सकते हैं तो वो यकीनन 18 साल से बड़ी उम्र के हैं। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि हर घर में वालिदैन का वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ ज़्यादा गया है और जो बच्चों का वोट है वो हर घर में PTI की तरफ गया है। मेरे अपने घर में भी यही सूरत हाल है कि मेरे 5 बच्चों ने PTI के हक़ में वोट दिया है और मेरा वोट जो है वो नवाज शरीफ को गया है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इसका कोई एज से, तहम्मुल से भी ताल्लुक़ है? मेरे अदारे में भी जो ज़्यादातर यंगस्टर्स पे मबनी अदारा है, ज़्यादातर लोग PTI के हामी हैं और जो बड़ी उम्र के लोग हमारे क्लाइंट्स के तौर पर आते हैं उनमें देखने में आया है कि वो मुस्लिम लीग नवाज़ को वोट देते रहे और जो नौजवान तबका है
वो इमरान खान और पीटीआई को वोट देता नज़र आया। हमारे अदारे में बहुत से लोग काम करते हैं, 550 लोग हैं जो हमारे अदारे में काम करते हैं। तो ओवरऑल मैंने देखा लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और मरी जो ज़्यादातर यंगस्टर तबका है, जो बहुत बड़ी तादाद में है, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नौजवानों का बहुत यंग ब्लड बहुत ज़्यादा है, तो उनका रुझान पीटीआई की तरफ ही देखने में नज़र आता था। और मैंने ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि किसी एक को भी नहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि आप इधर नहीं इधर वोट डालिए, और सब एक दूसरे को थोड़ा बहुत कन्विंस करते रहे, अपनी राय का खुलेआम इजहार करते रहे। तो आप भी चूँकि मेरे साथी हैं, तो आप मुझे बताइए कि किसी को कहा कि यूँ करें या यूँ ना करें? मैंने तो इस हद तक कहा कि यहाँ पे, क्योंकि मैं आपके साथ शब रोज़ काफ़ी बसर करता हूँ, तो मैं तो आपको अपना लीडर मानता हूँ, और मैंने कहा कि अगर आपकी ये जजमेंट है कि नवाज़ शरीफ साहब को और उनकी पार्टी को वोट करना चाहिए, तो प्रोविंस में भी और नेशनल असम्बली में मैं रेडी हूँ आपकी जजमेंट को अप होल्ड करते हुए, हेल अप करते हुए मैं जाके वोट डालूंगा। आपने कहा नहीं इजाज़ भाई, आपका वोट तो आपका वोट है ना। आपने कहा अगर आपका वोट आप मेरी मर्जी से डालेंगे तो वो फिर आपका वोट नहीं होगा, वो यरगमाल वोट होगा। मेरी जाती मर्जी में वो वोट जो था वो चेंज का वोट था जी। आई वांटेड अ चेंज, मैं स्टेटस को के खिलाफ था। देखिए, मेरे से ज़्यादा चेंज का कौन कायल होगा, जो शब रोज़ काम ही चेंज का करता है, क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो होते हैं जो कुछ ना कुछ बदलना चाहते हैं, जो स्टेटस को रखना चाहते हैं, वो तो हमारे पास कभी भी नहीं आएंगे। तो मैं तो ख़ुद चेंज के हक़ में हूँ, लेकिन मैं चेंज के हक़ में हूँ जिसमें जमहूरियत जीते, जिसमें जमहूर की आवाज़ जीते, जिसमें उसको मैनिपुलेट ना किया जाए। मैं जो सिविल बालादस्ती है उसके हक़ में मैं हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हुकूमत का हुक्म रियासत पर चले। जैसे कि ये इलेक्शन है, इसमें जमहूर की आवाज़ थी, इसको मैनिपुलेट नहीं किया गया, ये सिविलियंस की आवाज़ थी। डॉक्टर साहब, जब आप ये कहते हैं ना जमहूर की आवाज़, तो इसमें थोड़ा सा हम सब की पॉलिटिकल तरबियत की भी ज़रूरत है, जो कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जमहूर की आवाज़ से मुराद ये नहीं कि जिसे आप ठीक समझते हैं या जिसे पेपर पर आप साबित करते हैं कि सबसे बेहतर है, लाजिम है कि मैं भी, मेरा कोई भी वर्दी कुलीग बहन भाई हुए, यानी 25 जुलाई से पहले पिछले 2 साल में कुछ ऐसे इकदाम हुए जिससे एक वाज़ेह रायमा पैदा हो गई कि कुछ मतलूबा नताइज हैं जो बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक होती है निशानाबाजी, जिसमें आप सामने कोई टारगेट रखते हैं और लोग निशानाबाजी करते हैं और उस टारगेट को हिट करते हैं। एक होते हैं आप किसी को कहते हैं कि तुम पहले गोली चलाओ और जहाँ दीवार पे गोली लगेगी उसके इर्द गिर्द एक गोल दायरा लगा दें, आप बोले कि देखो इसका निशाना कितना अच्छा है। अभी आने वाला वक्त बताएगा, और मेरा जो है, मेरी जो वफादारी है, जो मेरी लॉयल्टी है, वो मेरे मुल्क के साथ है, वो मेरे पाकिस्तान के साथ है। सर, ये जो इलेक्शंस हुए हैं और जैसे अपनी समझ और दानिश में जैसे भी आप मुनासिब समझें। मैं जो बात कहना चाह रहा था, कुछ मैं नामुकम्मल छोड़ गया, वो ये भी कि हम सब के पॉलिटिकल थॉट में इस चीज़ की गुंजाइश भी नहीं है कि जिसे मैं सही समझूं वो आप पर थोपने की कोशिश करूं और आपसे तवक्को करूं कि अब आप बदलेंगे, या आपको खफा होके दिखाऊं, या आपको दलील दिए बगैर बात ना करूं, या जैसे मेरे कुछ क्लास फेलोज़ हैं, उम्मीद है वो इस प्रोग्राम को जैसे बाकायदगी से सुनते हैं, अब भी सुन रहे होंगे, तो वो कहें कि नहीं आप ऐसी बातें नहीं, आप ऐसी बातें करें। ये दिल का मामला है जिसे जमहूर की आवाज़ कहते हैं, इसमें ये वाले मनूवर्स नहीं होते। लेकिन आपको मैं ये दिल के मामले में भी एहतराम लाजिम है। दोनों बात कि जब हम बात करें किसी भी सियासी रहनुमा की, तो हम एहतराम को मलूज़े खातिर रखें, क्योंकि लोगों ने जिद्दोजहद करके ही कोई मकाम हासिल किया। मैं आपसे भी अज़राहे एहतराम और आपसे भी ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपको ये लग रहा है, जैसे डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे, कि ये जो 2018 के नताइज सामने आए हैं, इसमें जमहूर की आवाज़ को सल्ब कर दिया गया है, या जमहूर की आवाज़ को वो आवाज़ बना दिया गया है
जो कि असल में उनकी आवाज़ नहीं थी, मेजॉरिटी की आवाज़ नहीं देखिए, थी। कुछ चीज़ों में ज़रूर शाइबा इस चीज़ का होता है। जैसे हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी थे, तो उनके हवाले से ये शाइबा होता है कि उनको जो इसमें नाकामी से दो चार होना पड़ा, मेरे ख़्याल में उन्होंने अपनी कारकर्दगी पिछले 1 साल में टू द बेस्ट ऑफ हिज कैपेबिलिटी दिखाई थी। इसी तरह मैं समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान के नज़रियात से हमें बहुत इख्तलाफ है, लेकिन जिस तरह उनकी सियासी साख थी माजी में और जैसे जलसे उनके पिछले 1-2 साल में होते रहे, तो उनको जो इबरतनाक शिकस्त हुई उस पर भी थोड़ा बहुत शाइबा होता है कि ये कोई टिल्ट जो है, जो काफ़ी अरसे से जिस पे लोग नुक्ताचीनी भी करते हैं कि कोई टिल्ट है। देखिए, आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ों को दुनिया में मनोवर किया जा सकता है। साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है और बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस ऐसे डाले जा सकते हैं जिन पे आप उंगली भी नहीं रख सकते। यानी मर्ज़ी के नताइज हासिल करने के लिए आप ऐसे इक़दामात कर सकते हैं कि ख़ुद ब खुद पानी का बहाव उधर होना शुरू हो जाए जिधर आप चाहते हैं। सो मैं समझता हूँ कि जो फेयर डील होगी, जो एक जैसा मैदान सबके लिए छोड़ा जाए, तो वो भी नज़र आ जाता है। और जब आप देखते हैं कि सबके लिए एक जैसा मैदान नहीं छोड़ा गया, तो वो भी नज़र आ जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि किया सामने आता है। मैं बड़े ईमानदारी से सोचता हूँ कि कई मौक़ों पे नवाज़ शरीफ की तरफ से भी अपने सियासी ओपोनेंट्स के साथ ज़्यादती हुई और अब उनके साथ ज़्यादती हुई है, और मैं नहीं चाहता कि इमरान खान के साथ भी कल को ज़्यादती हो। मैं चाहता हूँ कि अंजाम बखैर हो। इमरान खान खुद ही अपने रवैयों को बेहतरी की तरफ ले जाएं, यानी अखलाकी रवैयों को बेहतरी की तरफ ले जाएं, और मुल्क की खिदमत का जो एक नादर मौका उनको मिला है, ये जज्बात की रौ में बहते हुए गंवा ना दें कहीं। ये बहुत आपने मुनासिब और बहुत अच्छी बात की। अभी आप सर थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि विक्ट्री स्पीच की बात कर रहे थे और फतह मक्का की विक्ट्री स्पीच की बात कर रहे थे, उस चीज़ को सामने रखते हुए, और फिर आपने फरमाया कि जिस तरह से किसी घर में बड़े जो हैं जिनका ज़्यादा तजुर्बा है उनकी टिल्ट PMLN की तरफ थी, और आपने फरमाया कि जो यंगस्टर्स हैं उनकी टिल्ट PTI की तरफ थी। तो मुझे वो ज़माना याद आ गया कि जब यही जिस तरह आपने फतह मक्का से पहले अगर हम चले जाएं तो वहाँ पे भी जो ज़्यादा साथ देने वाले थे वो ऐसे तबकात थे जिन्होंने पहले लब्बैक कहा, जो यंगस्टर्स थे, यंगस्टर्स की भारी तादाद थी जिन्होंने ज्वाइन किया, और ऐसे ही जो पिसे हुए लोग थे उन्होंने किया। और उस वक्त जो बहुत बड़ी मसनद पे थे लोग, कई उन्होंने साथ नहीं दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगरचे इसका कंपैरिजन इस तरह से नहीं किया जा सकता, मगर मैं एक तब्दीली की बात कर रहा हूँ कि जब तब्दीली आती है तो कई दफ़ा यंगस्टर्स जो हैं तब्दीली की रौ में पहले बहते हैं। और ये नारा जो लगाया था तब्दीली का, ये अभी भी लगा और यंगस्टर्स ने ज़्यादा साथ दिया, और इसमें उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को, क्योंकि इमरान खान साहब तो इतने यंगस्टर नहीं हैं, उनका तो तजुर्बा है। हमारे ख़्याल में जो अच्छा है उसका अखलाक भी अच्छा होना चाहिए, ये बड़ी वाज़ेह सी बात है। क्या आप इससे इनकार करेंगे कि जो अच्छा हो बेशक उसका अखलाक भी बुरा हो तो कोई फर्क? सर मैं बल्कि यकीन से कहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े बाइखलाक आदमी हैं। उन्होंने जब भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है किसी भी बड़े फोरम पे, दुनिया से बाहर भी, तो उन्होंने बड़े अखलाक से उनको रिप्रेजेंट किया है। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे पाकिस्तान में जब वो अपनी कैंपेन कर रहे थे ओवर लास्ट डेकेड्स, तो ये रिटोरिक उनका शुरू में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ गया है। और यानी कि जो कुछ प्रॉब्लम्स जहाँ से भी, जिन क्वार्टर्स से प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो इसको थोड़ा सा वो एलिवेट होता गया, विच वाज़ नॉट गुड एट ऑल। मगर मुझे याद है कि ये हमारे कुछ यहाँ की जो बात जिसको आप बहुत राइटली कह रहे हैं, हमारे लोग ऐसा करते हैं। आपने ख़ुद जिक्र किया जरदारी साहब के लिए बुरे अलकाबात, आपको याद है इसी लाहौर में, इसी माल रोड पे हमारे बहुत ही बड़े एक लीडर हैं जिन्होंने पेट फाड़ने की बातें की और उल्टा लटकाने की बातें की। तो ये एक गलत तरीका है, ये सही नहीं है।
सो आप इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर हम अच्छे इंसान हैं और अच्छे काम करना चाहते हैं तो हमारा इखलाक भी अच्छा होगा, ना सिर्फ लीडर्स की सतह पे, अवाम की सतह पे। आवाम की सतह पर। क्योंकि सर जो कंटेंट है ना, इसके नतीजे में सिर्फ खराबी आ सकती है। देखिए किसी मैच में- बेहतरीन तरीका यह है कि हक सच की बात की जाए और फिर खामोशी इख्तियार की जाए बुर्दबारी और तहम्मुल के साथ। ज़रूरी नहीं कि हम हंगामा आराई करें, ज़रूरी नहीं कि हम शोर शराबा करें, उससे बात में ज़्यादा वज़न पैदा नहीं होता हरगिज़। हमें ज़िंदगी में भी यही तर्ज़ अमल इख्तियार करने की ज़रूरत है कि हक सच की बात करें, 2 जमा 2 4 होता है, और उसके बाद खामोशी इख्तियार करें। और परफॉर्मेंस, और अगर हम 2 जमा 2 4 की बजाय 2 जमा 2 5 की बात करते हैं और हंगामा आराई करते हैं और शोर करते हैं, तो कई दफ़ा ऐसे बज़ाहिर लगता है कि हमारी बात में बहुत वज़न पैदा हो गया है, लेकिन ये बहुत थोड़े वक्त के लिए होता है। फिर जब हक़ाइक़ खुल के सामने आते हैं और गर्द बैठने लगती है तो पुरानी और नई दर्दें इकट्ठी उठ के हमें परेशान कर देती हैं। आज के लिए सर मेरा ख्याल है इस मौके पे, जबकि मेरी ये राय थी कि प्रोग्राम जो है हम सियासी मौजू पे कर रहे हैं, और उस पर आपको सर मैंने हमेशा नोटिस किया है, सोशल मीडिया हो या मैंने बड़े बड़े एंकर्स को देखा है, बड़े बड़े सियासतदानों को, बड़े बड़े लीडर्स को देखा है कि जब सियासत की बात होती है, मज़हब की बात होती है, अकायद की बात होती है, फ़िरक़ों की बात होती है, तो बात जो है वो संभालनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अपने अपने लोगों के जज्बात होते हैं, वो बिफर से जाते हैं। और आप तो ख़ुद क्रूशल कॉन्वर्सेशन के एक्सपर्ट हैं, तो शायद आपने कहा कि मैं सांप को पकड़ लूँ और आपने ये बात कर ली, वरना क्रूशल कॉन्वर्सेशन, क्रूशल कॉन्फ्रंटेशन ये तो हमें बताती हैं कि भाई एग्ज़िट ले लो और जब गर्द बैठ जाए तो तभी बात करो। अभी तो ताज़ी बात है, जिनको ठेस पहुंची है यानी PMLN के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो उनके तो जज्बात बिखरे हुए हैं, और जो PTI वाले हैं वो हो सकता है इस जोम में हो कि भाई हमने तो बड़ा मार्का मार लिया है, हालांकि दोनों ही तरफ पाकिस्तानी खड़े हैं। बिल्कुल, वेरी राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बड़ी शानदार किताब एक एयरफोर्स के एक बड़े अफसर ने लिखी थी, जिसमें 71 के बारे में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे तो एक उन्होंने जुमला ये भी लिखा था कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान 2 टुकड़े नहीं हुआ था, बल्कि जब जंग हो रही थी तो दोनों तरफ पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों से लड़ भिड़ रहे थे, और बड़ा नुकसान इसके नतीजे में एक बड़ा नुकसान हो गया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। तो लेकिन मैं आपको एक बात ये कहना चाहूँगा कि नाकामी बड़ी तकलीफ़देह चीज़ होती है और इसको तहम्मुल से बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता है, पर इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि कामयाबी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है और उसको भी अच्छे तरीके से बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। तो हमें अपने गिरदो पेश में अपने चाहने वालों के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, अपने अहल खाना के साथ जो हमारे इख्तलाफात हैं उनको भी मोहब्बत और प्यार से और खुश अखलाक़ी से दूर करते रहना चाहिए, और अपने इस खूबसूरत और प्यारे मुल्क को भी आगे बढ़ाने के लिए सिद्क़ के दिल से हमें आगे बढ़ना चाहिए, और लोगों के साथ जो अपने इख्तलाफात हैं उनको रुकावट नहीं बनने देना चाहिए और सबको प्यार से गले लगाना चाहिए। डॉक्टर सदाकत अली आपका बहुत शुक्रिया, ज़करिया आपका शुक्रिया, डॉक्टर सादिया थैंक यू, शुमाइला बतूल थैंक यू, नदीम नूर आपका बहुत शुक्रिया, नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे क्योंकि प्रोग्राम का नाम है यू आस्क्ड फॉर इट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।